शहर की मशहूर गली जहां आमने सामने दो रेस्टोरेंट थे, समुद्री स्वाद मछली रेस्टोरेंट और राजू तंदूरी हाउस चिकन रेस्टोरेंट। दोनों ही जगह ग्राहकों की अच्छी भीड़ रहती थी, लेकिन हाल ही में राजू के रेस्टोरेंट में भीड़ ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे गोपाल को जलन होने लगी थी। गोपाल घर आते ही, क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो? और क्या होगा, वो राजू, उसका चिकन तंदूरी हर किसी की जुबान पर चढ़ गया है। पूरा बाजार उसी की बात कर रहा है। मेरे ग्राहक भी अब उधर ही जाने लगे हैं। इसमें जलने वाली क्या बात है? तुम भी अपनी मछली का स्वाद और बढ़ा दो, लोग खुद वापस आ जाएंगे। राजू अपने किचन में तंदूरी मसाला चख रहा था। तभी एक ग्राहक तेजी से अंदर आता है। अरे राजू भाई, तुम्हें पता है बाहर क्या लगा है? क्या हुआ? राजू मीरा बाहर आते हैं और सामने गोपाल के रेस्टोरेंट की ओर देखते हैं। वहां एक बड़ा बोर्ड लगा होता है, चिकन सेहत के लिए हानिकारक, मछली खाइए स्वस्थ रहिए। इस गोपाल की हिम्मत कैसे हुई? पहले सोचो, उसने ऐसा क्यों किया? क्यों करेगा? साफ है मेरा धंधा उससे अच्छा चल रहा है, इसीलिए जलन हो रही है। अब इसे सबक सिखाना पड़ेगा। पर यह सही तरीका नहीं होगा। तुम सिर्फ अपने स्वाद और सेवा पर ध्यान दो। नहीं मीरा, अगर वो ये खेल खेल सकता है तो मैं भी उसे दिखा दूंगा कि राजू किसी से कम नहीं। गोपाल अपने ग्राहकों से घिरा हुआ था। तभी सड़क के दूसरी तरफ हलचल होती है। गोपाल बाहर आता है और देखता है कि राजू ने अपने रेस्टोरेंट के बाहर एक और बड़ा बोर्ड लगवा दिया है। मछली में कांटे ही कांटे, असली स्वाद तंदूरी चिकन में है। अच्छा खेला राजू, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। दूसरी तरफ राजू भी गोपाल को घूरता है। दोनों के बीच अब जंग का माहौल बन चुका था। गोपाल अपने रेस्टोरेंट में बैठा था। तभी उसका सबसे वफादार कर्मचारी रमेश अंदर आता है। मालिक, मैंने वो पता कर लिया जो आप जानना चाहते थे। क्या पता कर लिया? राजू अपने तंदूरी चिकन में जो मसाले डालता है वो कुछ खास होते हैं। अगर हमें वो सीक्रेट रेसिपी मिल जाए तो हम भी तंदूरी मछली बनाकर उसका मुकाबला कर सकते हैं। बढ़िया, लेकिन वो मसाले कैसे लाएंगे? मैंने सोचा है कि मैं राजू के रेस्टोरेंट में ग्राहक बनकर जाऊंगा और किचन में घुसने की कोशिश करूंगा। एक बार अंदर चला गया ना तो मसालों का राज भी खुल जाएगा। शाबाश रमेश, तुमने अगर ये काम कर दिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। उसे पूरा यकीन था कि अब वो राजू को मात दे देगा। राजू अपने किचन में मीट काट रहा था। तभी एक कर्मचारी दौड़ता हुआ अंदर आता है। मालिक, बाहर एक अजीब बात हो रही है। अब क्या हुआ? देखिए अखबार में क्या छपा है। समुद्री स्वाद के मालिक गोपाल का दावा, चिकन सेहत के लिए नुकसानदायक। मीरा ये सब देखकर परेशान हो जाती है। राजू, मैं कह रही थी ना कि ये जंग गलत रास्ते पर जा रही है। अब कोई सही गलत नहीं बचा मीरा, अब ये जंग हमें जीतनी ही होगी। लेकिन अगर हम भी यही गलतियां करें जो गोपाल कर रहा है तो फिर फर्क क्या रहेगा? मीरा, अगर तुम्हें मेरे तरीके पसंद नहीं तो तुम इसमें मत पड़ो। मीरा चुप हो जाती है, लेकिन उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसे लगता है कि इस जंग में कुछ और भी हो रहा है, जिसका अभी तक किसी को पता नहीं है। रात का समय था। गोपाल अपने रेस्टोरेंट में बैठा अपने ग्राहक कम होने की शिकायत कर रहा था। तभी एक रहस्यमयी शख्स अंदर आता है। ये वो चालाक आदमी था जो दोनों रेस्टोरेंट की दुश्मनी का फायदा उठाने आया था। गोपाल जी, लगता है कि आपके रेस्टोरेंट की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। तुम्हें इससे क्या? मुझे इससे बहुत कुछ है साहब, क्योंकि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ और साथ ही राजू को भी बर्बाद कर सकता हूँ। कैसे?
अगर आप चाहें तो राजू के मसाले में ऐसी चीज मिला सकते हैं जिससे लोग बीमार पड़ जाएं, और जब लोगों को लगेगा कि उसका खाना खराब है तो वो आपके पास ही आएंगे। गोपाल ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ मीरा को पहले से ही इस रहस्यमयी आदमी पर शक था। वो इसे दूर से देख रही थी। वो तय करती है कि इस बारे में कुछ और पता लगाएगी। सुबह होते ही राजू अपने रेस्टोरेंट में बड़ा पोस्टर लगवाता है। समुद्री स्वाद में मिलावटी मछली बेची जा रही है। ये देखकर गोपाल आग बबूला हो जाता है। अब तो हद हो गई, मैं इसे आज खत्म करके ही दम लूंगा। बस कीजिए गोपाल, ये जंग दोनों की ही बर्बादी कर देगी। राजू, हमें ये सब बंद करना होगा। ये खेल खतरनाक हो रहा है। जब तक गोपाल सुधरेगा नहीं, मैं भी नहीं सुधरूंगा। मीरा और सुमन दोनों चिंतित थी। वो देख रही थी कि उनके पतियों की दुश्मनी अब बर्बादी की तरफ बढ़ रही थी। दोनों के रेस्टोरेंट के बाहर अफवाहें और झूठे प्रचार के कारण ग्राहकों की संख्या घटने लगी थी। मीरा और सुमन दोनों पार्क में बैठी थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। पता नहीं ये लड़ाई कब खत्म होगी। गोपाल दिन रात बस यही सोचता है कि राजू को कैसे हराया जाए। राजू भी यही कर रहा है। मुझे तो ये भी लगने लगा कि कोई दोनों को भड़का रहा है। क्या मतलब? उस रवि पर मुझे शक है। जब से वो आया है, दोनों के बीच दुश्मनी और बढ़ गई है। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इसका पता लगाना होगा। मीरा और सुमन छुपकर रवि का पीछा करती है। वो देखती है कि वो रमेश के साथ गुप्त रूप से मिल रहा था। सुनने की कोशिश करती है। देखो रमेश, हम दोनों का काम बस यही था कि दोनों के बीच जंग इतनी बढ़ जाए कि दोनों के रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर आ जाएं। और मैंने दोनों की दुश्मनी में आग लगाने का काम किया है। सही किया। जब दोनों रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे तो हम दोनों के मालिक को इस जगह पर अपना नया होटल खोलने का मौका मिलेगा। मीरा और सुमन ये सुनकर चौंक जाती है। उन्हें समझ आ जाता है कि रवि और रमेश एक बिजनेस टाइकून के लिए काम कर रहे थे, जो इस इलाके में अपना बड़ा होटल खोलना चाहता था। यानी ये लड़ाई किसी और के फायदे के लिए थी और हम सब उसकी चालों में फंस गए। हमें इसे रोकना होगा। अगली सुबह मीरा और सुमन अपने अपने पतियों को समझाने की कोशिश करती है। पहले तो राजू और गोपाल झगड़ने लगते हैं, लेकिन फिर मीरा बीच में बोल पड़ती है। बस बहुत हो गया। अगर तुम लोग हमारी बात नहीं सुनोगे तो बर्बाद हो जाओगे। क्या मतलब? मतलब ये है कि रवि और रमेश ने तुम दोनों को बेवकूफ बनाया है। मीरा और सुमन उन्हें रवि और रमेश की सच्चाई बताती हैं। दोनों ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। इसका मतलब हमारी लड़ाई का असली फायदा किसी और को हो रहा था और हम इतनी नफरत में अंधे हो गए थे कि ये देख ही नहीं पाए। राजू और गोपाल मीरा और सुमन के साथ मिलकर एक योजना बनाते हैं। ये रवि और रमेश को बुलाते हैं और उसे लगता है कि उसकी साजिश कामयाब हो रही थी, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है। तुम्हारी सारी सच्चाई हमारे सामने है। अब दोनों सीधे जेल जाओगे। पुलिस उन दोनों को पकड़कर ले जाती है। रवि और रमेश के पकड़े जाने के बाद गोपाल और राजू एक दूसरे को देखते हैं। अब और लड़ाई नहीं। हम दोनों अपने अपने रेस्टोरेंट चलाएंगे, लेकिन इज्जत और मेहनत से। बिल्कुल, कोई भी नफरत से नहीं जीत सकता। असली जीत स्वाद और मेहनत की होती है। सुमन और मीरा राहत की सांस लेती हैं। दोनों रेस्टोरेंट में फिर से रौनक लौटने लगती है और ग्राहकों की भीड़ बढ़ जाती है। अब दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी तो हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ। राधा का पति मोहन मजदूरी करता था। वो बड़ी मुश्किल से अपनी पत्नी राधा
और अपनी 10 वर्षीय बेटी नर्मदा का पेट भर पाता था। वहीं उसका पड़ोस में रहने वाला सुरेश एक बिजनेसमैन था। नवरात्रि चल रही थी। मोहन मजदूरी पर जाने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी राधा उससे बोली, अजी सुनते हो, नवरात्रि चल रही है और मैं हर साल की तरह इस साल भी नवरात्रि के व्रत रख रही हूँ। हाँ राधा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो क्या हर साल की तरह इस साल भी हम नवरात्रि की पूजा नहीं करवा पाएंगे? मेरा बहुत मन करता है कि मैं भी अपने घर पर कन्या पूजन करवाऊं और 9 कन्याओं को बुलाकर उन्हें अपने हाथों से भोजन कराऊं। तुम चिंता मत करो राधा, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और नवरात्रि से पहले कुछ पैसे तुम्हारे हाथ में जरूर रखूंगा। मैं कह रही थी कि आज जब आप बाजार से आना तो व्रत का कुछ सामान लेकर आना। क्या क्या मंगाना चाहती हो तुम? 1 किलो कोटू, 1 किलो सिंघाड़ा आटा, सेंधा नमक, साबूदाना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है राधा, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुमने मुझसे जो जो सामान कहा है, मैं नवरात्रि से पहले पहले वो सामान तुम्हें लाकर दे दूंगा। इतना कहकर मोहन वहाँ से चला गया और राधा का चेहरा उदास हो गया। तभी राधा की पड़ोसी कनिका वहाँ पर आ गई। कनिका राधा के घर पर कभी कभार आया करती थी। अरे राधा, मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। आज तुझे मेरे साथ मार्केट चलना है। मैं तो भूल ही गई थी कि आज मुझे आपके साथ बाजार चलना था। अरे नवरात्रि चल रही है ना, तो उसकी कुछ शॉपिंग करनी है। तुम तो जानती ही हो राधा कि हम लोग नवरात्रि की पूजा कितनी धूमधाम से करते हैं और जब तक हम कन्या पूजन नहीं करवाते हमें तो पता ही नहीं चलता कि नवरात्रि आई भी है या नहीं। क्या तुमने नवरात्रि की अभी तक कोई शॉपिंग नहीं की? आपके आने से कुछ देर पहले ही मैं अपने पति मोहन से उसी के बारे में बात कर रही थी। आजकल बाजार में बहुत मंदी चल रही है ना, और मेरे पति तो मजदूर हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वो नवरात्रि से पहले पूजा का सामान लाकर मुझे जरूर देंगे। अरे तेरा पति तो हर साल यही कहता है। चल मेरे साथ, बाजार चलते हैं। राधा कनिका के साथ बाजार चली गई। एक दुकान पर जाकर कनिका दुकानदार से बोली, भैया 5 किलो कोटू, 5 किलो सिंघाड़े का आटा, 5 किलो सेंधा नमक और 5 किलो साबूदाना, और हाँ, साथ ही साथ आपके पास जो अच्छे चिप्स के पैकेट्स हैं ना व्रत वाले, वो भी पैक कर दीजिएगा। बहन जी, व्रत की बहुत अच्छी और ब्रांडेड नमकीन आई हुई है। आप उसका नाम लेना तो भूल ही गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद याद दिलाने के लिए। एक काम कीजिए, 5-5 पैकेट व्रत वाले बढ़िया ब्रांडेड नमकीन भी पैक कर दीजिए। राधा ये सब अपनी बेचारी आंखों से देख रही थी। राधा को अपनी ओर देखते हुए कनिका राधा का मजाक उड़ाते हुए बोली, अरे राधा, व्रत तो तुमने भी रखा है, तो क्या तुम कुछ नहीं खरीदोगी? नहीं कनिका जी, मैं आलू खाकर ही अपना काम चला लेती हूँ। आलू? भला व्रत में आलू कौन खाता है? मुझे तो आलू बिल्कुल भी हजम नहीं होता। मैं तो जब भी नवरात्रि के व्रत रखती हूँ तो मुझे तो सारी चीजें चाहिए होती हैं। जैसे कि तुमने देखा ना अभी मैंने क्या क्या सामान खरीदा। हाँ, वो तो मैंने देखा, आपने ढेर सारा सामान खरीदा। मैं तुम्हें यहाँ पर सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं लाई कि मैंने क्या क्या खरीदा है। अरे भाई, मैं अकेले इतनी सारी शॉपिंग बैग थोड़ी ना उठा पाऊंगी। चलो मेरी मदद कर दो जरा। इसके बदले मैं तुम्हें 100 रुपए दे दूंगी और उन 100 रुपए से तुम अपने लिए कुछ ढंग की खाने पीने की चीजें खरीद लेना। राधा ने चुपचाप भारी भारी शॉपिंग बैग्स पकड़ लिए। कनिका बाजार में इधर उधर नजर दौड़ाती हुई बोली, अरे वो देख राधा, सामने गिफ्ट की दुकान है। सोच रही हूँ कि इस बार नवरात्रि में जिन कन्याओं को मैं भोजन करवाऊंगी उन्हें महंगे महंगे गिफ्ट भी दे दूं। तुम तो जानती ही हो, हर साल नवरात्रि में कन्याओं को महंगे महंगे गिफ्ट देती हूँ मैं। इस बात को तो मोहल्ले में सभी लोग जानते हैं। कनिका ने उस गिफ्ट की दुकान से बहुत महंगे महंगे गिफ्ट खरीदे। कुछ देर बाद कनिका राधा के साथ उसके घर पर गई और अपना पर्स देखने लगी। मुझे माफ करना राधा, मैंने अपने पति से 3000 रुपए लिए थे और मैं सारे पैसों की शॉपिंग कराई। मेरे पास तो छुट्टे पैसे बचे ही नहीं। कोई बात नहीं, आप मुझे कल दे दीजिएगा। तुम कितनी अच्छी हो राधा, कल हम फिर से बाजार चलेंगे और शॉपिंग करेंगे। हाँ,
इतना बोलकर कनिका अपने घर के अंदर चली गई और राधा मुंह लटकाकर अपने घर वापस आ गई। राधा को देखकर उसकी 10 वर्षीय पुत्री नर्मदा दौड़ती हुई आई। माँ, आप बाजार से अपने लिए कुछ लेकर नहीं आई? मुझे तो लगा था कि आप कनिका आंटी की तरह ढेर सारी शॉपिंग करके आएंगी। कोई बात नहीं बिटिया, हम अगले साल ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। ये तो आप हर साल कहती है माँ। ऐसा नहीं कहते नर्मदा, तुम्हारे पिताजी एक मजदूर हैं और ऊपर से बाजार में भी अभी मंदी चल रही है। जब हमारे हालत ठीक हो जाएंगे ना, तो हम भी ढेर सारी शॉपिंग करेंगे और उस साल हम भी नवरात्रि धूमधाम से मनाएंगे। तो क्या आप भी कनिका आंटी की तरह कन्याओं को भोजन करवाएंगी? हाँ मेरी बिटिया, क्यों नहीं। उस दिन तुम अपने हाथों से उन कन्याओं को भोजन खिलाना। नर्मदा बड़ी मासूमियत से बोली। मुझे उस दिन का इंतजार है माँ, मैं आंटी की तरह किसी को भगाऊंगी भी नहीं। नर्मदा की बात सुनकर राधा चौंक गई। तुम कहना क्या चाहती हो? पिछले साल कनिका आंटी ने कुछ लड़कियों को भोजन के लिए बुलाया था। मैं भी उन्हीं लड़कियों में चली गई थी, मगर आंटी ने मुझे अपमानित करके बाहर निकाल दिया। कहने लगी कि तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हैं और मेरे कमरे की फर्श खराब हो जाएगी। नर्मदा की बात सुनकर राधा की आंखों में आंसू आ गए। शाम को जब मोहन घर वापस आया तो राधा ने अपने पति मोहन से कहा। नर्मदा बता रही थी कि पिछले साल कनिका ने कन्या भोजन के वक्त नर्मदा को अपमानित करके बाहर निकाल दिया था। तुम्हें पता है राधा कि कनिका का पति एक अमीर व्यक्ति है, वो एक बिजनेसमैन है। उसके संबंध हाई सोसाइटी के लोगों से हैं। भला नर्मदा को क्या आवश्यकता थी कन्या पूजन के दौरान उसके घर पर जाने की? अगर मेरी बिटिया उन 9 कन्याओं में शामिल होकर कुछ भोजन खा भी लेती तो आखिर कनिका जी का क्या बिगड़ जाता? और वैसे भी माँ दुर्गा की सच्ची भक्ति तो किसी गरीब को भोजन खिलाने में है, ना कि अमीर बच्चों को खिलाकर। तुम चिंता मत करो राधा, हमारे बुरे हालात सदैव नहीं रहेंगे। एक ना एक दिन हमारे हालात जरूर बदलेंगे। मोहन की बात सुनकर राधा चुप हो गई। राधा अगले दिन 100 रुपए के लिए कनिका के घर पर चली गई। कनिका क्रोधित होती हुई राधा से बोली, इसीलिए मैं तुम्हें बाजार ले जाने में आनाकानी करती हूँ। राधा, तुम्हारे ऊपर 100 रुपए हैं, कोई लाख रुपए नहीं। अरे मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। और सुनो, अब मुझे कभी भी पैसों के लिए मत टोकना। राधा मुंह लटकाकर चुपचाप चली आई। ऐसे ही 9वीं का दिन आ गया। कनिका ने धूमधाम से पूजा करवाई और साथ ही साथ 9 कन्याओं का भोज भी रखा। कनिका ने कन्याओं के लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाया था, जिसकी सुगंध बाहर तक आ रही थी। उस सुगंध को सूंघते हुए नर्मदा उन कन्याओं में शामिल हो गई, मगर हमेशा की तरह कनिका नर्मदा को अपने घर पर देखकर बुरा सा मुंह बनाती हुई बोली, 9 लड़कियां पूरी हो गई हैं नर्मदा, अब तुम जा सकती हो। लेकिन मैंने तो देखा अभी सिर्फ 7 ही लड़कियां हुई हैं। वो क्या है ना, 2 लड़कियां मेरी फ्रेंड की भी आने वाली हैं। अब अगर तुम इस भोज में शामिल हो जाओगी तो भला मैं उन्हें कहाँ बिठाऊंगी? और वैसे भी पिछले साल मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हैं, तो तुम्हारे पिता जब तक तुम्हारे ढंग के कपड़े नहीं बनवाते तब तक तुम यहाँ नहीं आ सकती हो। चलो अब तुम चली जाओ यहाँ से, ये भोजन तुम्हारे लिए नहीं है। नर्मदा के जाने के बाद सुरेश कनिका से बोला, तुमने बिल्कुल सही किया। अगर तुम इसे बाहर नहीं निकालती तो मैं इसे धक्के देकर बाहर निकाल देता। तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम अपनी पड़ोसी राधा को मुंह मत लगाया करो। अजी, मैं फालतू में मुंह नहीं लगाती। अगर उसे मुंह लगाती हूँ तो उसके बदले बहुत सारा काम भी करवाती हूँ। नर्मदा मुंह लटकाकर रोती हुई अपने घर चली गई। नर्मदा को देखकर राधा समझ गई कि कनिका ने इस बार भी नर्मदा को कन्या भोज में शामिल नहीं किया। राधा नर्मदा को गले लगाती हुई बोली, देखो तुम्हारे पिताजी पूजा का सामान लेकर आए हैं, और वैसे भी माँ दुर्गा अच्छा भोजन और ढेर सारे कपड़ों से प्रसन्न नहीं होती, वो तो अपने भक्तों की भक्ति देखकर प्रसन्न होती हैं। सच कह रही हो माँ? हाँ नर्मदा, बिल्कुल सच कह रही हूँ। माँ दुर्गा अपने भक्तों के सच्चे मन से प्रसन्न होती हैं, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारा मन बहुत सच्चा है। इतना बोलकर राधा ने नर्मदा को गले लगा लिया
और नर्मदा खुश हो गई। अगले दिन दशहरा था। दशहरे में सभी लोग रावण जलाने की तैयारी कर रहे थे। तभी मोहल्ले के एक व्यक्ति ने सुरेश से कहा, इस रावण को आग कौन लगाएगा? हर साल की तरह इस साल भी रावण को आग मैं लगाऊंगा। सुरेश ने रावण को आग लगाना चाहा, मगर लाख प्रयासों के बाद भी आग नहीं जली। ये देखकर सुरेश बहुत चिंतित हो गया। क्या हुआ सुरेश भाई? लगता है इस साल तुम्हारे हाथों बुराई का नाश नहीं होगा। मैं कोशिश करता हूँ। उस व्यक्ति ने भी रावण को आग लगाने की बहुत कोशिश की, मगर आग नहीं जली। थक हार कर सभी लोग परेशान हो गए कि कागज के रावण में आखिर आग क्यों नहीं लग रही है। तभी मासूम नर्मदा वहां पर पहुंच गई और सुरेश से बोली, अगर आप कहो तो मैं रावण को आग लगा सकती हूँ। एक बार इस छोटी बच्ची को भी प्रयास करने दो सुरेश भाई। हो सकता है जो चमत्कार हमसे नहीं हुआ इससे हो जाए। अगर तुम ऐसा कहते हो तो ठीक है। नर्मदा ने जैसे ही रावण को आग लगाई, रावण का पुतला जल उठा, मगर इसके साथ ही सुरेश के घर पर आग लग गई। अपने घर पर आग लगती देख सुरेश बुरी तरह से घबरा गया। जैसे जैसे रावण का पुतला जल रहा था, सुरेश का घर भी धुआं हो रहा था। सुरेश की पत्नी कनिका चीखती हुई बोली, अरे अरे मेरे घर में आग लग गई है, कोई बचाओ बचाओ, मेरी बेटी अंदर है। कनिका की बात सुनकर राधा दौड़ती हुई कनिका के घर के अंदर घुस गई और उसकी बेटी को बाहर निकाल कर ले आई। तभी सुरेश के मोबाइल पर उसके ऑफिस से फोन आया कि उसकी फैक्ट्री में भी आग लग गई है। सुरेश सड़क पर आ चुका था। तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक वहां पर रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी और माँ दुर्गा वहां पर प्रकट हो गई। माँ दुर्गा को देखकर सभी लोग उसके चरणों में गिर गए। ये तुम्हारे कर्मों की सजा है सुरेश और कनिका। तुमने कन्या भोज के दौरान एक गरीब बच्ची को अपमानित किया। तुम्हें धनवान रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। इतना कहकर माँ दुर्गा वहां से गायब हो गई और सुरेश सड़क पर आ गया। राधा अपनी बेटी नर्मदा को लेकर घर आ गई कि तभी उसका पति मोहन खुश होता हुआ वहां पर आया। उसके साथ 9 बच्चियां थी। राधा, मैं इन 9 बेसहारा लड़कियों को यहाँ पर लेकर आया हूँ। हम इन्हें ही भोज कराएंगे। लेकिन आपके पास तो पैसे नहीं थे ना? मैं तुम्हें बताता हूँ राधा, मैं जिस जगह पर मजदूरी कर रहा था वहां पर मुझे सोने के सिक्कों का थैला मिला है। लगता है ये माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। माँ दुर्गा ने हमारी सुन ली। राधा ने सारी घटना मोहन को बता दी। बुरे के साथ हमेशा बुरा होता है राधा। राधा उन 9 लड़कियों को अपने घर में बिठाकर खाना परोसने लगी और सारी कन्याएं अपना भोजन आनंदित होकर खाने लगी और उन्हें मिठाइयाँ और बहुत सारे कपड़े देने लगी। उस दिन के बाद मोहन का परिवार अमीर हो गया और सुरेश का परिवार गरीब हो गया और इसी के साथ बुराई की हार हुई और अच्छाई और सच्चाई की जीत। ये कहानी है आनंदपुर की। आनंदपुर की ज्यादातर जमीन ठाकुरों ने खरीदी थी। हरिया, ये ले तेरे पैसे। आज से ये जमीन मेरी। अब से इस जमीन पे खेती करने का तुझे किराया देना होगा। जी ठाकुर साहब। भोले भाले गांव वाले पैसों की जरूरत की वजह से अपनी जमीनें ठाकुरों को बेच रहे थे और ये बात कई लोगों को खल रही थी। उनमें से एक था संजीव। संजीव खुद एक किसान था और वो समझता था कि अपनी जमीन किसी और को सौंप देना क्या है। न जाने कब ये किसान समझेंगे कि उनकी जमीन ही उनका सब कुछ है। संजीव बड़बड़ाता हुआ घर आया। क्या हुआ पापा? और क्या हो सकता है, एक और किसान ने अपनी जमीन ठाकुर को बेच दी। किसने? हरिया ने। उनकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी। पैसों की जरूरत की वजह से उसने अपनी जमीन बेच दी। हरिया काका भी? हाँ, गांव वालों के लिए ये ठाकुर बहुत अच्छे हैं। उनकी जमीन ही खरीदते हैं और उनकी उसी जमीन पर काम भी देते हैं किराए पे। लोग उन्हें भगवान समझ रहे हैं, पर ये असल में वो शैतान है, शैतान। हाँ पापा,
पापा, सब ठाकुर लोग मतलबी होते हैं, वो अच्छाई का दिखावा करते हैं। हाँ, शांति और संजीव सारे ठाकुरों को बुरा समझते थे। खैर इनकी जिंदगी चलती रही। संजीव और शांति अपने खेतों में काम करते रहे। एक दिन गांव के मंदिर में उत्सव था। इस बार देवी की पूजा का मान किसे देना चाहिए? हम सोच रहे हैं कि अगर ठाकुर जी ये करे तो। नहीं, हरगिज नहीं। वो इंसान गांव के किसानों को लूट रहा है और आप लोग उसे मान देना चाहते हैं। लेकिन संजीव, वो हमारी जमीन छीन थोड़ी ना रहे हैं। वो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाकर सारे किसानों की जमीन हथिया रहा है। नहीं संजीव भैया, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मेरे पापा बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वो ठाकुर बहुत बुरे हैं। उन लोगों ने आप सभी को ठगा है। आप उन ठाकुरों की मक्कारी अभी नहीं समझ पाएंगे। मुखिया जी, इस बात को यहीं रोक देते हैं। इस साल ये मान आप ही उठाइए। देवी की पूजा आपके हाथों ही करनी उचित होगी। गांव वालों ने इस बात पर सहमति जताई और ये विवाद खत्म हुआ। इस दिन गांव वाले समझ गए कि संजीव और उसकी बेटी शांति ठाकुरों के खिलाफ थी। खैर समय बीता और सब अपने अपने कामों में मगन हो गए। एक दिन ठाकुर का बेटा शहर से गांव आया। वो सालों बाद गांव लौटा था, इसलिए गांव में घूमने चला गया। यहाँ उसकी नजर शांति पर पड़ी और पहली नजर में ही शांति उसे भा गई। मुनीम जी, वो लड़की कौन है? मुनीम जी ने गौर से देखा। वो शांति है, संजीव की लड़की। ठीक है। उसे देखने के बाद खुशी खुशी अपने घर गया। क्या बात है बेटा, बहुत खुश हो? आप मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रही थी ना? हाँ। मैंने आपकी मुश्किल आसान कर दी। अच्छा, मतलब तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई? हाँ माँ। कौन है वो लड़की? शांति। कौन शांति? संजीव जी की लड़की। हे भगवान, तुझे लड़की पसंद भी आई तो उस संजीव की। अब इसमें क्या गलत है पापा? माना वो गरीब है, पर हमें कौन सा पैसा चाहिए? बात पैसों की नहीं है, बात पसंद की है। उस संजीव और उस लड़की को ठाकुर एक आंख नहीं भाते। उसे लगता है कि हम सब के सब मक्कार हैं, भोले भाले किसानों की जमीन हथियाते हैं। अगर हम उसके घर तेरा रिश्ता ले भी गए तो भी वो लोग रिश्ता ठुकरा देंगे। अपने माँ पापा की ये बातें सुनकर ध्रुव का मन बैठ गया। उसे शांति बहुत पसंद थी। उस रात ध्रुव अपनी सोच में ही डूब गया। मैं कुछ भी करके शांति के मन में मेरे बारे में अपनी राय बदल दूंगा और उससे शादी करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे नौकर ही क्यों ना बनना पड़े। अगली सुबह ध्रुव संजीव के खेत में पहुंच गया। कौन हो तुम? मैं ध्रुव हूँ, इस गांव में नया आया हूँ, काम की तलाश में हूँ। तुम्हें ट्रैक्टर चलाना आता है? हाँ आता है। ठीक है, तो आज से काम पर लग जाओ। दिन के 300 रुपए दूंगा। जी चलेगा। और ध्रुव उसी दिन से संजीव के खेतों में नौकर बन गया। वो रोज ट्रैक्टर चलाया करता था। रोज शांति भी खेत आती थी और जब शांति आती थी तो ध्रुव एक टक उसे ही देखता रहता था। खैर शांति का ध्यान अपने पापा पर ही था। एक दिन की बात है, ध्रुव गांव के नुक्कड़ के पास छाता लेकर खड़ा था और अचानक बरसात शुरू हो गई और तभी उसके सामने शांति भागती हुई आई और शांति सीधा उसके छाते में चली आई। तुम खेत ही जा रहे हो ना? हाँ। मुझे भी वहाँ छोड़ दो, मेरे पास छाता नहीं है। ठीक है। ध्रुव और शांति एक ही छाते में चल रहे थे। ध्रुव आज बहुत खुश था। पहली बार शांति ने उससे बात की थी। फिर ये सिलसिला चलता रहा। रोज शांति और ध्रुव एक दूसरे के साथ बात करने लगे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। ध्रुव, ये ठाकुर कितने मक्कार होते हैं ना? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि वो जरूरतमंदों की मदद करते हैं। वो लोग बस लूटना जानते हैं। ऐसा नहीं है। जब तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तब समझोगी। भगवान से प्रार्थना करूंगी कि ऐसा दिन ना आए। ठाकुर बुरे नहीं हैं शांति।
लेकिन एक दिन संजीव के साथ एक हादसा हुआ। वो बहुत बुरी तरीके से खेतों में गिर गया। उसे अस्पताल में एडमिट करवाया गया। ऑपरेशन के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। शांति और उसकी माँ परेशान हो गई। वो 2 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे? उनके पास एक ही रास्ता था, ठाकुरों को अपनी जमीन बेचना। दोनों माँ बेटी ठाकुर के घर पहुँची। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें पैसों की सख्त जरूरत है। ये लीजिए हमारी जमीन के कागज और हमें 2 लाख रुपए दीजिए। बेटा, तुम्हारी तरह बाकी गांव वालों के जरूरत के समय मैंने उन्हें पैसे दिए। मैं किसानों की जमीन खरीदता नहीं हूँ, गिरवी रखता हूँ। जब तुम लोग 2 लाख रुपए लौटा दोगे तो जमीन वापस तुम्हारी हो जाएगी। शांति आज तक ठाकुरों को गलत समझती रही। एकाएक उसका नजरिया ही बदल गया। ठाकुर साहेब ने शांति के हाथ में 2 लाख रुपए रख दिए और फिर ध्रुव भी उसके सामने आया। तुम यहाँ? मैं ध्रुव ठाकुर हूँ। हम ठाकुर किसी को लूटते नहीं हैं। अगर ये बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता तो शायद तुम ना समझती, पर आज किस्मत ने तुम्हें ये बात समझा दी। मैं तुम्हें पहली ही नजर में चाहने लग गया था, इसलिए मैं तुम्हारे खेतों में नौकर बन गया, बस तुम्हें देखने के लिए। ये सुनकर शांति समझ गई कि ठाकुर बुरे नहीं होते। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। शांति ने अस्पताल में पैसे जमा करवा दिए और फिर संजीव का ऑपरेशन हुआ। कुछ महीनों बाद संजीव ने खुद ध्रुव और शांति की शादी करवा दी। शांति और संजीव दोनों के विचार बदल चुके थे। वो समझते थे कि अमीर लोग सिर्फ गरीबों को लूटते हैं। अब वो समझ गए कि कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो समय पर गरीबों की मदद करते हैं, जैसे ठाकुर।